दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विमरीज कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीटेट 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। चूँकि दोस्तों आप लोगों का सीटेट 2023 का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, तो उसमें क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, हम इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यह हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट हमारा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस टाइप का आपको पेपर देखने को मिलेगा जिसमें 150 यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले पार्ट 1 में दोस्तों आपसे साइकोलॉजी मीन्स पेडोलॉजी पूछी जाती है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी पेडोलॉजी पूछी जाती है। पेडोलॉजी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करें तो कुछ विशेष पॉइंट्स का आप जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जब भी आप किसी भी प्रश्न को पढ़िए, जैसे आप सीटेट का कोई भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो उन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए दोस्तों। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए, लेकिन बहुत ही अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सीटेट के प्रश्नों को रटा नहीं जा सकता है। अगर इनके कुछ वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप इनको समझ गए तो दोस्तों आप सीटेट के कम से कम 150 क्वेश्चंस में से तो मान के चलिए आप 50-60 क्वेश्चन तो आसानी से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों पार्ट 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप हमारे साथ पढ़िए और इनका आंसर हमसे पहले देने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यदि दोस्तों आप लोग विमलेस कोचिंग क्लासेस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, मीन्स अगर आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो भाषा के अर्जन के लिए या विकास के लिए सबसे ज्यादा किस अवस्था में सबसे ज्यादा भाषा को ग्रहण किया जाता है, तो वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंज कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि लॉरेंज कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो दोस्तों लॉरेंज कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था सामाजिक अनुबंध अभिन्यास है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है ये, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में, यहाँ पे देखिए लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। जेंडर पक्षपात का, आप लोग बताइए, जेंडर पहचान का या जेंडर संबद्धता का या जेंडर समरूपता का। तो दोस्तों यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीन्स ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है सीटेट 2023 जो आपका अगस्त में होने वाला है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखिए, ध्यान से पढ़िए। आइए देखा जाए। चौथा क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, ठीक है। पहला है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना और चौथा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। देखिए दोस्तों जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन का सटीक और करेक्ट आंसर आप दे पाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा पहला जो है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो दोस्तों जो है सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर के प्रभाव को महत्व दिया,
वो है हमारे जो है जीन पियाजे महोदय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला, नहीं गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस प्रकार संबोधित करते हैं? तो दोस्तों ये एक प्रकार का व्यक्तिगत वार्ता है, प्राइवेट स्पीच है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 हमारे स्क्रीन पे है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जब किसी बच्चे कोई कार्य कर रहे होते हैं, किसी पजल में फंस जाते हैं, तो एक प्रकार का जब हम उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, तो वह हेल्प जो हमारा होता है पार्ट या ढांचा कहलाता है। ठीक है, पार्ट या ढांचा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे ये है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? दोस्तों आप लोग बताइए कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ये रहा, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए ये 10 क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना और रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी बड़े हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी बुद्धि के बारे में सही है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए बुद्धि की विजडम की बात किया जाए तो जो विजडम होती है, इंटेलिजेंस होती है हमारी जो है, यह बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। आप इसको याद कर लीजिए, जो इंटेलिजेंस होता है वो बहुआयामी होता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, चौथा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। 4th ऑप्शन आप देखिए, ये हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो जब आप दोस्तों किसी समाधान के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक सृजनात्मक विचार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक विचारक। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा है, इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी गलत है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी गलत है। और चौथा है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों बच्चों के बेहतर के लिए जो भी काम किया जा सकता है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? दोस्तों तो दोस्तों एक समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को जो है विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार कर लेना चाहिए। दोस्तों आप चारों ऑप्शन को पढ़िए तभी आप आंसर दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये देखिए, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक
लक्षण क्या हैं? देखते होंगे बच्चे, दोस्तों आप देखे होंगे बच्चों को, कभी कभी वो जो है डी को बी पढ़ते हैं या बी को डी समझते हैं, तो यही पैटर्न वैफल्य है। तो ये एक प्रकार का दोस्तों धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तीसरा आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशित शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखिए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे फोर्थ वाला, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। लिखा गया है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका, फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे संरचनावादी ढांचे, ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए, सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर 17। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वाला। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आप लोग देखिए, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ वाला हो जाएगा करेक्ट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आप लोग बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, तो ये गलत है, बच्चों को आप अनदेखा कर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वाला, बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी गलत है। बार बार याद करना भी नहीं चलेगा दोस्तों। हाँ, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, पूछा गया है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में, सीटेट के कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। पूछा गया है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से दोस्तों सन्निहित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो दोस्तों संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये देखिए, इसके चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग देखिए, दिया गया है अधिगम सक्रिय, यहाँ पे अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है? तो दोस्तों आप विद्यार्थियों को अगर आप अस्पष्ट उदाहरण या गैर उदाहरण देने का जो परिणाम है, क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और धारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। तो दोस्तों जब भी आप सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करिए, जब आप पेडोलॉजी सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देना चाहूँगा। जब भी किसी शब्द में, जब भी किसी ऑप्शन में प्रोत्साहित मिल जाए, परिचर्चा मिल जाए, समावेशन मिल जाए, तो इस तरह के शब्द मिल जाए, ठीक है, डिस्कस जिसे कहते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ही होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, तो ये 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पे दिया है 23 कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड देने का प्रयोग बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का जो दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि जैसा जिज्ञासा कम हो जाती है। तो आप बच्चों को अधिगम गतिविधियों में न तो आप दोस्तों पुरस्कार दे सकते हैं, ठीक है, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करने से उनमें जो है जिज्ञासा कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, और अभिरुचि, रुचि भी कम हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 4 वाला। ठीक है,
24 पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 24 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो शारीरिक दंड है, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक। तो तुलना नहीं करना होगा दोस्तों, नहीं आपको दंड देना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 यही दोनों सही हो जाएंगे। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप सहज कर सकते हैं बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दोस्तों बताया था कि इसी ऑप्शन में अगर परिचर्चा शब्द का प्रयोग हो, समावेशन का प्रयोग हो, प्रोत्साहित का प्रयोग हो, प्रोत्साहन का प्रयोग हो, अवसर का प्रयोग हो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माने जाते हैं। इनको अच्छे से दिमाग में फीड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25 का 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण में परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके, बिल्कुल ये करेक्ट नहीं है। केवल प्रक्रिया, केवल वाले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, इसलिए एक ही ऑप्शन बचा, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के 4 में प्रोत्साहन वर्ड का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 26 का 4 वाला करेक्ट हो जाएगा, 26 का आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है, किस अवधि में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, शारीरिक वृद्धि और विकास घटित होता है। तो शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बहुत तेजी से आपका वृद्धि भी होता है, शारीरिक वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन में अगर नहीं शब्द का प्रयोग है तो उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में नहीं को नहीं पढ़ते हैं, ठीक छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत है, विकास जो है जीवन पर्यंत है, ये बिल्कुल सिद्धांत है विकास का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विकास परिवर्त होता है, ये भी है। विकास आनुवंशिकता में पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी है। यानी कि ये 3 ऑप्शन तो हैं, चौथा नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4th वाला करेक्ट हो जाएगा ये। यानी विकास सार्वभौमिक है, सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि ये क्वेश्चन नंबर 29 है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल वेरिएशन बोलते हैं, का प्राथमिक कारण क्या है दोस्तों। तो 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आनुवंशिकता में पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, यही इसका आंसर सही हो जाएगा। 29 का 4 हो जाएगा करेक्ट। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। ये क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा परिवार एवं पास पड़ोस, ये भी नहीं है। परिवार में मीडिया नहीं, विद्यालय में मीडिया, मीडिया में पास पड़ोस, तो हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया।